कैसे हो आप लोग? ठीक ठीक ठाक। अब तो क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, सबके हो रहे हैं। तुम्हारे तो प्रॉब्लम ही होंगे। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बताई। उससे पहले आपको फंडामेंटल्स बताई वेक्टर्स की। नहीं, बहुत सारे कुछ कराया। नहीं, ट्रायंगल लॉ सब कराया, पैरेललोग्राम कराई, क्वेश्चंस भी कराया आपको। नहीं, उसके बाद आपको मैंने प्रीवियस क्लास में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बताई थी 3D में। ठीक है, 3 डायमेंशनल, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ठीक है, उसमें मैंने डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख दिए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर, हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस में प्रॉब्लम आती है, उसमें वो एंगल समझ में नहीं आता कि वो कैसे कॉस अल्फा लिख देते, कॉस बीटा लिख देते और कॉस गामा लिख देते। तो 3D है, थोड़ी सी दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी भरा नहीं है। मैंने आपके लिए खींच दिया है, बना दिया है डायग्राम। ठीक है, ये देख के डरना नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, एक बार समझने की ज़रूरत है। ठीक, तो मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो इसी में कवर कर दिए। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ेंगे हम एकदम आराम से पढ़ते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दिक्कत होगी ही नहीं। उसके बाद आपके क्वेश्चंस कर देंगे, इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर देंगे, बहुत सारे कर देंगे क्वेश्चंस। आप कहोगे, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। आप पहले ये फिलहाल ये डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो और इसके कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, तो पहले डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर खींचा है, नहीं ओपी वेक्टर। ठीक है, 3D डायग्राम है। ओपी एक पोजीशन वेक्टर खींचा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ की है और ये जेड एक्सिस ड्रॉ की है। और यहाँ पे इस पे मेरे पास एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन वेक्टर ओपी है और इस पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई एंड जेड मैंने लिखी है। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं मैंने वो लिखने की कोशिश की है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ए होता है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट x 0 0 मैंने लिखी है। और ये बी पॉइंट लिखा है मैंने, इसका कोऑर्डिनेट 0 y 0 होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ सी, तो ये सी का कोऑर्डिनेट मैंने ओ 0 0 z लिखा है। तो अगर ये a है तो मैंने इसको a डैश लिखा है, इसका कोऑर्डिनेट 0 y z लिखी है। और ये b है तो यहाँ पे आप देखो b डैश लिखी है, इसकी कोऑर्डिनेट x 0 z लिखी है। अगर ये यहाँ पे कुछ वो लाइट की इफेक्ट है तो मैंने आपको ये बोल दिया यहाँ पे कि b डैश क्या है, x 0 z है। ठीक है, वैसे ही एक कोऑर्डिनेट आपको बता दिया मैंने बी की, और यहाँ पे सी डैश है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे मैंने सी डैश लिखा है और इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई 0 लिखी है, जो कि होती है। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे मेरे जो पोजीशन वेक्टर लिखा है, इसी की बिहाफ पे यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस से ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है वो अल्फा एंगल मेड कर रहा है, और वाई एक्सिस से ये पोजीशन वेक्टर जो ओपी है वो बीटा मेड कर रहा है, और ये जो पोजीशन वेक्टर ओपी है ये जेड एक्सिस से गामा एंगल मेड कर रहा है, यानी कि गामा एंगल बना रहा है ये। तो ये एक्स एक्सिस से ओपी वेक्टर एंगल जो बना रहा है वो अल्फा, वाई एक्सिस से जो ये ओपी वेक्टर बना रहा है पोजीशन वेक्टर वो बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो मैंने लिख दी है गामा। ठीक है, अब यही जो वहां है उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है। आपकी ये हेडिंग्स है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शन रेशियोज एंड कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। तो पहले इसको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देख लेते हैं और फिर आपका न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसीडर द पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x y z, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज वेक्टर OP, जो मैंने आपको बताया वेक्टर OP। ठीक है, ये एरो हेड दिख रही होगी, ये रेड लाइन से मैंने लिखी है OP वेक्टर को। ठीक है, ये डैश लाइन में। ठीक, 3D है इसलिए मैंने डैश बनाया। ठीक है, ये कहते हैं मैंने लिखी है फ्रॉम द पॉइंट P वी ड्रॉ 3 प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स XY YZ एंड ZX प्लेन्स। अब देखो यहाँ पे
एक्स वाई यानी ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। अब ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड। अब देखो ये जेड है और ये एक्स है, तो ये प्लेन कौन सी होगी? जेड एक्स। तो मैंने लिखी है, आप यहां देखो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन हैगा, ठीक। Therefore, we have the cuboid having 3 faces on the coordinate planes and 3 faces through the point P parallel to the coordinate planes. अब देखो यहाँ पे 3 faces 1, 2 and 3, इसकी parallel 3 faces, ठीक है, good. Let अब वही जो आपको एंगल बताइए मैंने अल्फा बीटा गामा, उसको मैंने लिखा है लेट एंगल्स मेड बाय द वेक्टर ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, ऑफ वेक्टर ओपी। द कोसाइंस वैल्यूज ऑफ दीज angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines। आ गया आपका प्यारा सा फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्शन, the values of these angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines, direction cosines of the vector OP and usually denoted by L, M एंड एन रेस्पेक्टिवली। अब तो हो गई आपके लिए, ठीक है, बढ़िया, दिख गया आपको, यानी L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। अब नोट्स बना लेना अपना, ठीक, बढ़िया। तो ये ऑर्डर नंबर मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखो जो आपके समझ में नहीं आता, नहीं बहुत लोगों के समझ में आता है, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है, तो वो आप ध्यान से, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, अच्छा है, आपको समझ में नहीं आता तो एक बार आप समझ लोगे अच्छे से, हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। अब देखो जरा मैंने लिखी है इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, ध्यान से देखो कहाँ है OAP, OAP। अब देखो मैंने राइट एंगल बनाई है, यहाँ पे दिखाई है, ये 3D फिगर है, थोड़े से समझने की कोशिश करो। OAP यहाँ पे राइट एंगल। अब आप देखो यहाँ पे अल्फा, तो आप छोटे बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, अल्फा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका फ्रंट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, नहीं? तो ये बेस हुआ कि नहीं? OA, मैं इस एंगल का कॉस लिख दूं, यानी कोसाइन, यानी कॉस अल्फा क्या होगा? OA अपॉन OP। देखो मैंने क्या लिखा है, कॉस इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP वी हैव cos alpha equal to OA upon OP, meaning x by magnitude of vector OP, ठीक है, गुड। अब देखिए फिर से आप एक राइट एंगल आपको दिख रहा है OBP। अब देखो मैंने यहाँ पे राइट एंगल दिखाने की कोशिश की जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंगल कितना है ये? बीटा, नहीं, इसका फ्रंट साइड देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा कि नहीं? OB, गुड। तो ये बेस OB हमारे पास है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है ये OP, तो कॉस कितना हुआ? कॉस बीटा इक्वल टू OB अपॉन OP हुआ कि नहीं? लिख दिया अच्छे बच्चे, हो गई तसल्ली, ठीक। y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, ठीक, ये थर्ड मान ली मैंने, ठीक। अब फिर से देखो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है OCP, यहां राइट एंगल दिखाई है, क्यों? ठीक है सर, बढ़िया, आप लोग के समझ में आया? देखो आप, बहुत अच्छा, ये OCP इज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये OP जो एंगल बना रहा है Z एक्सिस से, वो गामा है कि नहीं? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब ये क्या हो गया? OC बेस हुआ, नहीं, मैंने लिख दिया cos gamma equal to OC upon OP, meaning Z upon magnitude of vector OP, ठीक है, 4 हो गए, नहीं वो 1, तो इसी के भी आप पे देख लो cos alpha equal to x by magnitude of OP,
cos बीटा इक्वल टू y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, cos गामा इक्वल टू z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। फिर से सुन लीजिए जिनको प्रॉब्लम है। नहीं, मैंने क्या किया, ट्रायंगल ओ, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी से cos अल्फा लिखा, क्या लिखा, x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, ठीक है। इस ट्रायंगल से लिखा ये ओ बी पी, क्या लिखा, cos अल्फा, cos बीटा इक्वल टू, यहाँ y देखिए कोऑर्डिनेट y है, यहाँ देखिए z x है, ठीक। तो y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है। अब मैंने इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ओ सी पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से लिखा cos गामा इक्वल टू, देखिए यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 0 z है, तो z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, कहीं दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, रेड लाइन आपको दिख रहा है, ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। फिर से ओ बी पी, यहां लिखा, क्या लिखा, y cos बीटा इक्वल टू y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल लिया ओ सी पी, यहाँ पे cos गामा इक्वल टू लिखा, यहाँ z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है। आ गई, मैंने लिखा है thus the coordinates of the point P may be expressed as L मीनिंग क्या, cos अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, M मीनिंग क्या, cos बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, N मीनिंग क्या, cos गामा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ये लिख दोगे कि नहीं, पहले भी जो 2D में आपको बताया था तो ऐसा कुछ लिखा था, आप देखो x था, y था, ये वेक्टर a था, नहीं ये थीटा एंगल थी, यहाँ पे 90 माइनस थीटा थी, तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या लिखते थे, याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos थीटा, और ay क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a sin थीटा, मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos 90 माइनस थीटा। एंगल कितनी बना रही थी, वो वेक्टर a y एक्सिस से 90 माइनस थीटा, तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos थीटा लिखी थी कि नहीं, यानी cos 90 माइनस थीटा लिखी थी, और ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये 3D है, तो इसमें एक कंपोनेंट और बढ़ जाता है, वो z हो जाता। आप देखो कुछ वैसा है कि नहीं, ये x कंपोनेंट जैसा है कि नहीं, आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी L क्या होता है, cos अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी M cos बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी N cos गामा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एकदम आसान, ठीक। अब देखो यहां लिखे हैं कि द नंबर्स L cos L into magnitude of vector OP, M magnitude of vector OP, N magnitude of vector OP, meaning L magnitude of vector OP, comma M magnitude of vector OP, comma N magnitude of vector OP are proportional to the direction cosines called direction ratios। आपके लिए अंडरलाइन पहले से मैंने कर दी है, तो ये अंडरलाइन है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ओपी। ऑल्सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, आप जानते हो मैंने पहले से भी बता रखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी है कि नहीं, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी है कि नहीं, कॉस गामा की वैल्यू z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी है कि नहीं, बताया भी नहीं, वैल्यू रख दिया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा के लिए y स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर का स्क्वायर हो, यहाँ पे प्लस z स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर का स्क्वायर लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाता है अच्छे बच्चे, फॉर्मूला आपको बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी क्या होता है, ये होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो यही लिख दी यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर है नहीं तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे देखो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे आप, ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ए वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ए जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो मैं यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा कि नहीं, वैसा ही तो यहाँ पे ओपी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या आ रहा है, ओपी मैग्नीट्यूड वेक्टर ओपी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, कट गया। देखो आप, आपका ये प्यारा सा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि नहीं, हेंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिटी। इसमें क्या परेशानी, ये ना नहीं समझ में आया, नहीं देख लो आप खुद पेन पेपर पे कर लो, अब काट के देख लो, एकदम आ गया ये, नहीं तो ये आपको नहीं बोलना है, पहले भी बताइए, अभी फिर से प्रूफ कर दी, उस समय भी प्रूफ करी थी, ठीक है, अभी भी फिर से प्रूफ कर दिया आपके लिए। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन अब तो समझ में आ गया अच्छे बच्चे, अब तो नहीं भूलोगे। चलो, यह डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये कहता है एनी थ्री नंबर्स, इसमें ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको लिख दो, इन अदर वर्ड्स डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स, एनी थ्री नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो। जो वहां लिखी है वो यहाँ आएगी, नहीं, if L, M, N are direction cosines and A, B, C, ये लाइन खींच दी, चलो, and A, B, C are direction ratios of a line, then A equal to lambda L होगा कि नहीं, प्रोपोर्शनल होता है तो मैं ऐसा लिख सकता कि नहीं लिख सकता, ठीक है। B equal to lambda M, C equal to lambda N for any non-zero lambda belongs to real number, ठीक है। Let ABC be the direction ratios of the lines and let L, M, N be the direction cosines of the line, then मैंने L by A लिखा है, ठीक है, इक्वल टू M by B लिखा है, N by C लिखा है, इक्वल टू K मान लिया, एक अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से L इक्वल टू AK आ रहा कि नहीं, M इक्वल टू BK आ रहा है कि नहीं, N इक्वल टू CK आ रहा है कि नहीं, मैंने मान लिया सी, नहीं के माना था से, तो के बीइंग अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिख दिया L इक्वल टू AK, M इक्वल टू BK, N इक्वल टू CK, ये आप ऑर्डर नंबर जितना मर्जी वो रख लो। तो यहाँ से लिखा बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी, ए के होल स्क्वायर बी के होल स्क्वायर प्लस सी के होल स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर को मैंने बाहर रख ली, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देखो यहाँ के स्क्वायर था तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया कि नहीं, आ गया आपका प्यारा सा फॉर्मूला। अच्छे बच्चे समझ में आ गए, इसी के लिए परेशान थे, लो आपकी परेशानी दूर हो गई, ठीक है। अब याद रखना, भूलना नहीं, डायरेक्शन रेशियो लिखा है इसलिए इसको 1 लिख दिया, आप इसको 2 लिख लो, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ठीक। Hence from 1 direction cosines of the lines are, मैं L इक्वल टू लिख सकता यहां से प्लस माइनस a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आ गया, देख लो, आप वैल्यू रखो वहां, क्या है L इक्वल टू ए के है, तो यहाँ पे k की वैल्यू मैंने रख दी, तो प्लस माइनस a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, ठीक है। m इक्वल टू लिख दूं तो m इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, बी के
मैं k की वैल्यू यहां से उठा के रख दूं तो क्या आ गया, m इक्वल टू प्लस माइनस b बाई रूट b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब n इक्वल टू, अब देखो यहां से ck है तो मैंने लिख दी प्लस माइनस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, आपके लिए एक नोट लिख दी है, आप इसको स्टार लगा लो, आप इसको हमेशा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कहता है द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ऑफ अ लाइन आर यूनिक एज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, but the direction ratio of a line are not unique because if a b c are the direction ratios of a line, then ka kb kc where k is not equal to 0 are also the direction ratios of the same line, and a square plus b square plus c square cannot equal to 1। ठीक है, ये था, ये सिंपल है, आपको पता नहीं कैसे प्रॉब्लम हो गई, अब तो नहीं है। ठीक है, तो ये आप जल्दी जल्दी से लिख लो। आपको क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कर देते हैं। अब इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप देखो, आप एक दो बार इसको पेपर लेके आप खींचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो यहाँ पे अब नहीं दिक्कत है, देख लो एकदम राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, अब तो हो गया। फिर से बताऊं, अच्छा, ओ ए पी है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इससे कॉस अल्फा लिख दो। कॉस थीटा क्या सीखा था छोटे बच्चे में 10th क्लास में, छोटे बच्चे में नहीं 10th क्लास में क्या सीखा था आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनस था। तो बेस क्या है आप अच्छे बच्चे, ओ ए। ठीक है, ओ ए, यहाँ पे ओ बटे ओ पी लिख दिया, हो गई तसल्ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी पी, यहां से बी कॉस बीटा लिखा, कॉस बीटा क्या हो गया, ओ बी अपॉन ओ पी। ठीक, आ गई समझ। तीसरा देखो यहाँ पे ओ सी पी लिखा, तो यहाँ पे कॉस गामा लिख दी, कितना आया ओ सी अपॉन ओ पी। तो यहाँ पे ओ ए क्या था, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, तो एक्स बाई ओ पी होगा, यानी ओपी मैं कह रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर आप लिख लेना। ठीक है, आप ओपी भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेंथ लिख रहे हो आप। ठीक है, तो ओ ए अपॉन ओपी कॉस अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ओ बी अपॉन ओपी कॉस बीटा की वैल्यू, ओ सी अपॉन ओपी कॉस गामा की वैल्यू है। ठीक है, अब लिख लो, अब जाके प्रैक्टिस करना घर पे, एकदम समझ आ जाएगी। ठीक, अब कभी नहीं बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, डायरेक्शन को साइन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप जल्दी से लिख लो, आपको वो क्या करते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स कर देते हैं। ठीक है, हाँ एकदम कर रहे हैं। ठीक, बढ़िया, लिख लो जल्दी, थोड़ी जल्दी लिख लो। चले, अब डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गई, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, दे दिया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 और 4 है। पहले 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, जो आपको अभी बताया मैंने। ठीक है, तो एक लाइन है, वो कितनी एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से 90, वाई एक्सिस से कितने बना रही है 135, और जेड एक्सिस से कितने बना रही है 45 विद द एक्स वाई जेड एक्सिस, जो मैंने लिखा है। मीनिंग क्या है, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू दी है, जो अभी बताई मैंने। ठीक, तो आप लिखो फर्स्ट, यानी ये सॉल्यूशन, ये फर्स्ट का। ठीक है, आप चाहो तो एक रफ डायग्राम यहां बना सकते हो ऐसे, ये x, ये y और ये z। तो कह रहा है कि लाइन, तो मैंने एक लाइन यहां पे दिखा दी ऐसे। ठीक है, ये मेरा वेक्टर p है। ठीक है,
या ये लाइन L है माना, तो x एक्सिस से एंगल अल्फा होती है, y एक्सिस से एंगल बीटा होती है और z एक्सिस से गामा होती है। यानी मेरे पास जो ये गिवन है, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री और गामा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ठीक है, आप लिखो इफ a line makes angle alpha beta gamma with positive direction of x axis, x y z axis respectively, then L इक्वल टू क्या होता है डायरेक्शन, पूछ रहे डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो देन L इक्वल टू क्या होता है cos अल्फा। आप क्या लिखोगे यहाँ पे cos कितना दिया अल्फा की वैल्यू लिख दी मैंने, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये क्या हुआ 0। अब m इक्वल टू बताइए आपको cos बीटा होता है, तो मैंने क्या लिखी बीटा की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री, यानी cos 135 डिग्री। आप जानते हो इसकी वैल्यू, आप अगर 10th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन 10th क्लास में आपको 90 डिग्री तक एंगल्स पढ़ने थे, तो अभी आपने पढ़ा है कि cos 90 प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया नहीं, ठीक है, तो यहाँ ऑक्टेंट होती है, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे कितनी है 135 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये cos 90 प्लस 45 आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन 45 और माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने माइनस 1/√2 एंड n इक्वल टू क्या होगा cos गामा, तो यहाँ पे cos ये तो 45 डिग्री है 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये भी होती है 1/√2, तो ये आपका DCS चलाया और ये हो गया आंसर। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था तो पहले छोटे क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक, छोटे से शुरुआत करते हैं अच्छा होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ठीक हुआ, अल्फा एक्स एक्सिस से ये लाइन बना रही है, ये P लिख दो, आप लाइन था तो L लिख दो, कोई परेशानी नहीं, ये लो लाइन बना दी मैंने। तो ये एक्स एक्सिस से कितनी एंगल बना रही है 90, वाई एक्सिस से कितनी बना रही है 135, जेड एक्सिस से कितने बना रही है 45, तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दिया है, L इक्वल टू कॉस अल्फा होता है मैंने वैल्यू रख दी, M इक्वल टू कॉस बीटा होता है मैंने वैल्यू रख दी, ये क्या आ गया ये 0 आ गया, ये माइनस 1/√2 आ गया, N इक्वल टू कॉस गामा होता है तो कॉस 45 डिग्री लिख दी, यहाँ पे क्या होगा 1/√2 हो गया, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये आपका आंसर पहले का हो गया। ठीक है, इसमें कहीं परेशानी है, इसमें कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, नहीं है, ठीक, सबका आंसर आया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें थोड़ा ध्यान आपको रखना है, मैंने यहाँ पे खींचा आपके लिए, फिर से एक डायग्राम खींच दिया, थोड़े से ध्यान रखना है, ये क्या कह रहे हैं इक्वल एंगल, ये मैंने खींच ली, आप चाहो तो ये मिटा लो, ठीक है, ये मेरा x, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो ये क्या कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी ऐसा, ठीक है, ये मेरी लाइन है, ठीक, ये क्या बना रही है इक्वल एंगल, तो अल्फा
ये हो गई बीटा और ये हो गई गामा। इक्वल एंगल दे रखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, ये सेकंड का है, ठीक है। वो इक्वल एंगल यहाँ पे लिखूंगा गिवन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। अब यानी यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान ली, ठीक है। मैं मानूंगा कि एज मैं जानता हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप भी जानते हो, इतनी बार फॉर्मूला लिखा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिटी, मैंने बताई आपको, लिखवाई भी है, ठीक है। आप अपने नोट्स में देखो, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मैं यहां से वैल्यू लिख सकता हूं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे फिर से लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ पे आप लिख दो यूजिंग 1, मैंने यहाँ ऑर्डर नंबर मानी है 1, ठीक है, इसके हेल्प से। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसमें इसको लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, दैट इम्प्लाई कॉस अल्फा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब आप 10th क्लास में नहीं हो कि सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखोगे, या 9th क्लास में नहीं हो, आप बड़े हो गए, तो ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है। जैसे ही स्क्वायर ट्रांसफर किया ये प्लस माइनस आएगा। अब देखो, अब यहां से मैं लिख सकता हूं therefore L इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, M इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक। एंड N इक्वल टू कॉस गामा, यहां से लिख सकता हूं प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आया, ये आपका आंसर है। आप इतना में आंसर लिख दोगे, यही ये पूछे हैं। लेकिन थोड़े से आप ध्यान रखो कि L की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 है, यहाँ पे M की वैल्यू कॉस बीटा प्लस माइनस 1/√3 है, और यहाँ N की वैल्यू कॉस गामा प्लस माइनस 1/√3 है। ये कुछ आपको मैसेज दे रहा है, नहीं, वो भी आपको चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक। थोड़े से मैं पूरी एकदम कंप्लीटेड नहीं बता रहा, नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं कि फॉर L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू 1/√3, यानी प्लस वाली वैल्यू मैंने ली। द पॉइंट मैं लिख सकता, द पॉइंट ये आप P मान लो, ठीक है। द पॉइंट P लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, इसमें क्वाड्रेंट नहीं होता, ऑक्टेंट होता है। तो ये प्लस वाली क्या दिखा रही है कि ये क्या, कहां पे है मेरा पॉइंट, ये पॉइंट जो है P, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट लिख के आपके लिए रख दे रहा हूं, ठीक, परेशानी। एंड फॉर L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू माइनस 1/√3, द पॉइंट P लाइज इन द क्या, 7th, अच्छा, सेवेंथ ऑक्टेंट। क्लियर, ठीक। तो ये जरा सा मैसेज, क्यों ऑक्टेंट
आप और भी थोड़े से बढ़ा सकते कि ये हमारा P जो है, OP जो है, आप OP लिख दो। द पॉइंट P लाइज इन द 7th octant where OP vector makes an angle 180 माइनस अल्फा। अभी लिखी थी नहीं, तो आप जानते हो कि 180 cos 180 माइनस थीटा वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, देखो तो सब माइनस के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, माइनस के, तो इसलिए लिख दिया द पॉइंट P लाइज इन द 7th octant where OP vector OP makes an angle 180 minus alpha with each coordinate axis। ठीक है, जरा सा नहीं, तो ये आपके कॉन्सेप्ट को और बूस्ट कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन की है, मैंने आपके लिए कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखी है, नहीं, जो दिया था क्या कह रहे हैं, इक्वल एंगल में, यानी एक्स से भी, वाई से भी और जेड से भी जो मेरी लाइन है, यानी वो जो वेक्टर आपने खींचा है वो बना रही है कितनी, अल्फा, बीटा एंड गामा, और तीनों इक्वल है। तो मैंने तीनों लिख दी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इस पे लिख दी कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। मैं जानता हूं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मैंने यहां से वैल्यू लेके रख दी। ठीक है, लेके रख दी, मेरे पास ये सिंप्लीफाई किया, cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ गया। मैंने एल एम एन ये लिख दी, तीनों इक्वल है, यानी प्लस माइनस 1/√3 ही होगा, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, ये आपका आंसर। ठीक है, अब कोई पूछता है कि वो ओपी वेक्टर आपका कहां लाई कर रहा है, नहीं, तो मैंने बता दी कि अगर प्लस वैल्यू लिखेंगे तो फर्स्ट ऑक्टेंट में होगी, और माइनस वैल्यू लिखेंगे तो वो 7th ऑक्टेंट में होगी। इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हुआ। अब है थर्ड, मिटा, इधर वाला मिटा लूं, एकदम सिंपल ये सॉल्यूशन है ना, एकदम सिंपल आपकी लैंग्वेज में मैंने कर दिया है। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन ये क्या कहता, ये कहता इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, अब क्या हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, रेशियो तो आगे रेशियो वाली, द इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18 12 -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। इस बार क्या कह रहा, इस बार क्या दिया, इस बार डायरेक्शन रेशियो है और आपको क्या पता करना है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो आपको बताइए ABC होती है, नहीं, और उसमें रिलेशन भी बताई है। ठीक है, उससे आपको के वाले टर्म से करके अभी किया है, आप देखो के में लिखा था, के के लिए लिखा था L इक्वल टू प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c², वैसे ही m की वैल्यू लिखी थी प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c², और वैसे ही n की वैल्यू लिखी थी n इक्वल टू प्लस माइनस c/√a² प्लस b² प्लस c²। मैं उसी से इसको सॉल्व कर दूंगा, नहीं, तो आप यहां लिखो 3, ये 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास जो गिवन है, नहीं, अब फिर से आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये x, ये y और ये z। अब यहाँ कोई सी भी दी हुई है लाइन, ठीक है, आप लाइन बना लो। ठीक, यहाँ x से अल्फा, y से बीटा, z से गामा। इतनी बार प्रैक्टिस करो कि ये कभी भूले ही नहीं। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा गिवन, जो दिया है, क्या दिया है, a इक्वल टू दे रखा है -18, b इक्वल टू क्या दे रखा है 12, c इक्वल टू क्या दे रखा है -4। ठीक है, मैं लिखूंगा वेयर
A, B, C are डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है? नहीं है, नहीं। मैं लिखूंगा नाउ L इक्वल टू क्या होता है आप बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, A बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है -18। आप जरा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। ठीक, गलती ना हो इसलिए आप भी ब्रैकेट में रखना। ठीक, अभी तो ठीक है, पेपर में आप रखोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे, और अगर ब्रैकेट्स में नहीं रखोगे आप जीनियस हो तो तुरंत कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो थोड़े प्रेशर में हो, वहां एक प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगा तो आपकी इतनी मेहनत अच्छी नहीं होगी। आप फिर घर पे आओगे फिर सोचोगे अरे मेरे से तो गलती हो गई। ठीक, तो इन मिस्टेक्स को, इन सिली मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे, अब लिखो a की वैल्यू यानी -18 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस मैंने लिखा -18 और इसका तो स्क्वायर आता है नहीं, 324। ठीक है, प्लस इसका क्या होता है 144 और ये तो 16 होगा। अब प्लस माइनस यहां लिख दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 अपॉन ये 484 आ गया। ठीक है, अब ये 484 आ गया, इधर वाला हो गया, बता दूं ये कितना हो गया, ये मैंने एक बार में ही लिख दिए, कोई नहीं। ठीक, प्लस माइनस ये -18 अपॉन 22, 484 का स्क्वायर रूट 22 होता है। ठीक, मैं इतना जानता हूं कि इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है। ठीक, तो कितना हो गया, ये 9 और ये क्या हो गया 11, तो ये क्या आया, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये माइनस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो मैं ऐसा इसको लिख सकता -9 अपॉन 11। ठीक है, अब क्या है मेरा m इक्वल टू, तो m इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तो आ गया, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस माइनस b की वैल्यू 12 अपॉन ये कितना होगा -18 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से आया प्लस -12 और ये डायरेक्टली लिख दो 484, तो ये कितना हो गया प्लस -12 अपॉन 22 काट दिया, कितना आया 6 और ये आया 11, तो ये आ गया प्लस माइनस 6 अपॉन 11। ठीक है, एंड n के लिए ऐसा ही प्लस माइनस, अब क्या होगा c तीसरा कंपोनेंट नहीं, c रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला साथ साथ लिखता चल रहा हूं कि आपको याद रहे, लर्न रहे, कभी आप भूलो नहीं। ठीक है, आप एक बार में भी निकाल सकते हो, वो कोई नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव करनी है फटाफट निकाल सकते हो, फटाफट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा प्लस माइनस, अब जरा देखो इसमें फिर माइनस है नहीं, तो थोड़ा ध्यान, -4 अपॉन रूट अंडर -18 होल स्क्वायर प्लस 12 और यहाँ पे 12 है प्लस -4 इसी की जैसा, तो ये आ जाएगा प्लस -4 प्लस माइनस यहाँ पे -4 और ये आ जाएगा 484 आ गया ये आपका प्लस माइनस -4 अपॉन 22, आप इसको काट दो 2 ये 11, प्लस माइनस माइनस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो फिर से मैंने -2/11 लिख दिया। यही आपसे पूछ रहे थे फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी सावन को, किसी भी बच्चे को नहीं
किसी भी जीनियस को इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं मानता आप सबका आंसर इसके अलोंग ही है, ऐसा ही आपने भी लेके आए हो। ठीक है, बढ़िया, ठीक, चलो ठीक है। यानी L इक्वल टू आ गया आपका -9/11, M इक्वल टू आ गया +/6/11 और N इक्वल टू आ गया -2/11। ठीक है, अच्छा यहाँ C², ठीक है, अंडरस्टूड है, मैंने लिखा है, ठीक, बढ़िया। अब आपका क्या हो गया, आपका ये तीसरा हो गया, नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, अब चौथा। ठीक है, इधर लिख दूं, ये हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, चौथा क्वेश्चन, a vector OP through origin O is inclined at 30 degree and 45 degree to OX and OY respectively, then find the angle at which it is inclined to OZ। फिर भाई उसी टाइप का आप यहाँ मैं लिख रहा हूं 4 और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप OP वेक्टर, तो फिर से वैसा ही डायग्राम बनाओ, X Y Z। मैंने यहाँ पे एक OP वेक्टर खींचा, तो यहाँ पे ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। ठीक है, मैंने लिख दी। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि OP जो है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री OX एंड OY से बना रहा है। तो OX से जो एंगल है अल्फा होती है, इधर लिख दिया मैंने, छोड़, इसको इधर लिख देते हैं 0 0 0। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, नहीं, यानी यहां पे लिखूंगा गिवन अल्फा इक्वल टू कितनी है, यहाँ पे 30 डिग्री और बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैंने लिखा अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री और बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, गामा मुझे फाइंड आउट करना है कि गामा आप बताओ। ठीक है, फिर वैसे ही लिखोगे, नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे L इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूं L इक्वल टू कॉस अल्फा, एज L इक्वल टू कॉस अल्फा, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2। अब यहाँ पे M इक्वल टू लिखूं तो कितना लिखूंगा, कॉस बीटा यानी कॉस 45 डिग्री, ये होगा 1/√2। एंड N इक्वल टू लिखूं तो क्या लिखूंगा, कॉस गामा, क्या होगा, कॉस, ये गामा ही है, पूछा है। ठीक है, अब लिखूंगा we know that L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से L² की वैल्यू √3/2 है होल स्क्वायर, प्लस M² की वैल्यू 1/√2 है होल स्क्वायर, प्लस N² लिखिए इक्वल टू 1। ठीक, ये क्या होगा, ये होगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस N² इक्वल टू 1, ये होगा 3 + 2/4 प्लस N² इक्वल टू 1, यानी 5/5 है, 5/4 प्लस N²। मैं N थोड़ी X की तरह लिखता तो इसमें कंफ्यूजन होता, तो बहुत लोगों को N² है वो इक्वल टू 1। तो आप देखो क्या आया, यहाँ से आया N² इक्वल टू 1 - 5/4। इसको सॉल्व करा,
ठीक है, 3√3/2 रखा, स्क्वायर करा, यहाँ करा, ये इतनी मैथमेटिक्स आती है आपको? नहीं, मैं समझता इतनी मैथमेटिक्स आप सब सावन को आती है। तो ये 5/4 हुआ प्लस n² = 1। ठीक है, आप जरा यहाँ देखो, मैं लिखूंगा दैट इम्प्लाई n² = 4 - 5/4। ठीक है, ये क्या आया, ये देखो n² = -1/4। ठीक है, मैं जैसे ही ये स्क्वायर ट्रांसफर करूंगा, नहीं ये लो आपके लिए कर दिया, नहीं लिखते वैसे, n यहाँ पे रूट अंडर -1/4 आई कि नहीं, तो ये पॉसिबल होगा, रूट के अंदर माइनस है, नहीं नहीं, ये लिखूंगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी इट हैज नो रियल सॉल्यूशन। हाँ, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ नहीं रहे, नहीं, तो इसकी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा लेकिन रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ऐसी कोई लाइन की एग्जिस्टेंस है ही नहीं जो ये क्वेश्चन दिया है, तो आप यहां लिख सकते हेंस सच लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल, यानी रूट के अंदर माइनस नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहते हैं, नहीं तो नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं वो आयोटा के टर्म में चला जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन इसका नहीं है। कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं की, जो ये दिए हुए थे, जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो आप उसको लिखो। मैंने ओरिजिन बनाई, इन्होंने कहा था ओरिजिन, नहीं तो ओरिजिन दिखा दी, मैंने x y z दिखा दी, नहीं दिखा दी। एक ओपी वेक्टर मैंने बना ली, नहीं ओपी वेक्टर, ओपी कह रहे हैं ये, तो ओपी वेक्टर मैंने बनाई और यहाँ पे 30 डिग्री दिखाई अल्फा की वैल्यू और 45 डिग्री बीटा की वैल्यू दिखाई ये y एक्सिस से। z एक्सिस से क्या ये एंगल बना रहा, ये गामा, नहीं तो मैंने यहां लिखा अल्फा = √3/2 आया, cos अल्फा = √3/2 और cos बीटा = 1/√2, यानी l की वैल्यू √3/2, m की वैल्यू 1/√2 मैंने इस फॉर्मूले में रख दी, जो l² + m² + n² = 1 होता है, नहीं इसमें रखी, सॉल्व की, सॉल्व करके लेके आ रहा हूं तो मेरे n² की वैल्यू -1/4 हो रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होता। ये आपको 10th क्लास में भी आपके टीचरों ने, छोटे क्लासेस में भी आपके टीचरों ने बताया है, नहीं बताया है, इसकी रियल सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, जब कभी भी रूट के अंदर माइनस आए तो आप क्या लिखोगे, इट हैज नो रियल सॉल्यूशन, यानी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बढ़िया, ठीक, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से मिटा दूंगा मैं, ठीक, क्योंकि अभी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी जल्दी कर लो। हाँ, अब 4 तक क्वेश्चन कर लिया था, अभी आपके पास फिर से 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिए। ये क्या हुआ, 5, 6, 7 और 8। तो पहला क्वेश्चन है अ यूनिट वेक्टर ऑफ, एक पहला मीनिंग 5th क्वेश्चन है, अ यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडुलस 2 इज इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सिस एंड y एक्सिस एट एन एंगल π/3, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द z एक्सिस। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां ये पहला हो गया, मीनिंग 5th हो गया। 6 है, इफ द प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर a on x axis, y axis and z axis are 2, 1 and 2 unit respectively, find the angle at which vector a is inclined to the z axis।
सेवेंथ है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 60 degree and theta with the x, y and z axis respectively, where theta is an acute angle, find theta. ठीक है, ये भी conceptual question आपका। और ये 8 question, find the terminal point of the vector of magnitude 6 units having its initial point -1, 3, 5 and direction angles cos inverse 1/3, cos inverse 2/3, cos inverse -2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको करना चाहिए। ठीक है, आप खुद भी करो, मैं आप करते रहो, और मैं जब कर रहा हूँ तो आप सोल्यूशन एक बार चेक करते चलो, आप सब लोग करो। ठीक है, घबराना नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन होगा। आपको थ्योरी मैंने पढ़ाई नहीं, अभी बताई, इससे पहले भी बताइए। ठीक है, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, मैं फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ फिफ्थ का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखो, ये कह रहा है अ यूनिट वेक्टर ऑफ मॉड्यूलस 2, तो उसकी मॉड्यूलस कितनी है 2, इज इक्वली इंक्लाइन टू x एक्सिस एंड y एक्सिस एट एन एंगल π/3। तो आप यहाँ देखो, ऐसे आप एक डायग्राम खींच सकते। तो यहाँ पे ये कोई वेक्टर है, तो ये x एक्सिस से ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस आर π/3, तो ये कितना है π/3, ये कितना है π/3। तो आप यहाँ लिख दो गिवन cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा, मीनिंग cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने कहा था L² + M² + N² = 1 से। तो आप यहाँ जानते हो कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। L² + M² + N² = 1 एज लिख दो आप। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आया 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये 1/4 है, 1/4 है, 1/2 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे 1/2, दैट इम्प्लाई cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 होगा। प्रॉब्लम है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द z एक्सिस। ठीक, तो मेरा जो मैं रिक्वायर्ड वेक्टर लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 द रिक्वायर्ड वेक्टर, तो वो क्या होगा 2। ठीक है, इनटू ये क्या कह रहे हैं, मॉड्यूलस क्या है 2 है, तो 2 इंटू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। आप एल आई कैप लिख सकते हो, नहीं एल आई कैप लिख सकते हो ऐसे, एल आई कैप यहाँ पे एम जे कैप प्लस एन के कैप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एल ही तो है, ये कॉस एल इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 है, एम इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 है, और n इक्वल टू कॉस गामा ये क्या है, ये प्लस माइनस 1/√2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को बिठा दूंगा, ये यहाँ से नहीं आया, तो 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप
और यहाँ देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस माइनस 1/√2 की कैप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1i कैप प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा j कैप, यानी 1j कैप। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो अब देखो 2/√2 होगा यहाँ पे। ठीक है, के कैप के साथ, तो आप इसको लिख सकते हो √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा √2, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लस माइनस √2 की कैप। ये आप देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द z एक्सिस। आप यहाँ z एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखिए, ये x एक्सिस का प्रोजेक्शन 1, y एक्सिस का प्रोजेक्शन 1, और यहाँ पे z एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना है √2। लेंथ पूछ रहे हैं वो, लेंथ, तो लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और वो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे hence the length of projection of the vector on the z axis will be √2 यूनिट्स। ठीक है, आंसर। ठीक, इसमें कहीं परेशानी है, कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस जो एंगल ये वेक्टर बना रहा है वो π/3 है, तो मैंने उसके हेल्प से लिख दिया cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos π/3। ठीक है, यानी 1/2 आ जाएगा cos π/3 की वैल्यू। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है, मैंने इसमें रखा तो cos गामा आ गया प्लस माइनस 1/√2, तो मैंने रिक्वायर्ड वेक्टर लिख दी यहाँ पे, तो लिख दी, इसको सॉल्व कर ली। ये आपको लिखने, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड और li कैप प्लस mj कैप प्लस z प्लस n के कैप, यानी ये भी कंपोनेंट मेथड ही है। ठीक, यहां से कट कर दी तो मेरा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन यहां दिख रहा है कि ये कितना है √2 है। z एक्सिस पे कितना है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन √2, y एक्सिस पे कितना है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन 1, और x एक्सिस पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 1। ठीक, इसमें कहीं दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आपका ये 5th हुआ, चलो मैंने ये 5th पे टिक कर दी। नहीं, अब क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, ये कहते हैं इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस आर 2, 1 and 2 यूनिट रेस्पेक्टिवली। नहीं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, मैं लिखूंगा गिवन the projection of vector, अब वेक्टर लिख दो पूरी, वेक्टर A on x axis, y axis and z axis are 2, 1 and 2 यूनिट्स। तो अभी आपको क्या बताई, ये प्रोजेक्शन ही तो बताई यहाँ पे √2, नहीं तो ये z कंपोनेंट का ही तो था। ठीक है, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। क्वेश्चन यहाँ से देखो, इसके आंसर से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको, नहीं है कंसेप्चुअल। नहीं तो मीनिंग क्या कहता कि ये क्या है, ये ax है कि नहीं, ये ay है कि नहीं, और 2, 1 and 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये az है कि नहीं, नहीं तो अब आपको दिख गया कि ये 2, ये है क्या है 1, और ये क्या है
2 है az, यानी ax क्या हो गया 2, ay क्या हो गया 1 और az क्या हो गया 2। तो आप वेक्टर लिख सकते कि नहीं? आप आराम से लिख सकते हैं। देयरफॉर वेक्टर a इक्वल टू क्या होगा 2i कैप प्लस j कैप, 1 j कैप नहीं लिखते और यहाँ पे प्लस 2k कैप। अब ये क्या करें, फाइंड द एंगल एट विच द वेक्टर a इज इंक्लाइन टू z एक्सिस। नहीं तो यहां से आप जैसे ही वेक्टर लिखे तो यहां आप देखो वेक्टर ये यहां से आपको डायरेक्शन रेशियो दिख रहे हैं, दिख रहा है डायरेक्शन रेशियो। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है, यहां से मैं अगर a लिखूं तो ये a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू लिखूं तो 2 है। नहीं यहाँ पे a b c क्या है, a आप लिख दो वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज होते कि नहीं। तो आपको पता क्या करना है, फाइंड द एंगल एट विच वेक्टर a इज इंक्लाइन टू द z एक्सिस। यानी आप ऐसा फिर से एक डायग्राम खींच दो यहां ऐसे x y z, मैंने ये रफ डायग्राम बनाई। नहीं ये मेरा वेक्टर a है तो ये x से एंगल क्या मेट करता अल्फा, y से क्या मेट करता बीटा और z से क्या सॉरी बीटा और z से क्या करता गामा। ठीक है तो वो एंगल क्या पूछ रहे हैं, इंक्लाइन टू द z एक्सिस, यानी ये एंगल गामा ही तो पूछ रहे हैं वो। नहीं गामा पूछ रहे हैं, तो जब गामा पूछ रहे हैं तो मुझे पता है मैं यहां से लिख दूंगा। नहीं यहां लिखूंगा नाउ cos गामा इक्वल टू वो क्या हो जाएगा c बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नहीं समझ आया, नहीं आया? अच्छा ये देखो आप ए जेड इक्वल टू क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। नहीं या गामा लो, यहाँ पे गामा है तो गामा, तो यहाँ पे कॉस गामा इक्वल टू क्या होगा ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखूंगा कि नहीं। तो उस ए जेड के बदले मैंने क्या लिखा है डायरेक्शन रेशियो में सी, तो डायरेक्शन रेशियो सी वो क्या होता ए जेड ही तो होता है यहाँ पे, सी बी क्या होता वो y कंपोनेंट होता और a क्या होता x कंपोनेंट होता। तो मैं यहां से cos गामा इक्वल टू c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है और मैग्नीट्यूड ऑफ a यहां से मैं निकालूं तो अगर ये वेक्टर a है तो यहां से दैट इंप्लाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इक्वल टू स्क्वायर रूट, मेरे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये होगा 4 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना होगा ये √9 इक्वल टू 3। तो आप देखो यहां से यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। नहीं दैट इंप्लाई गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, ये आपका आंसर, यही गामा वो पूछ रहे हैं। ठीक बढ़िया, ठीक थोड़ी जल्दी लिखो। ये समझ आया कि नहीं z कंपोनेंट। नहीं 3D में यही तो होता है, आप अगर यहाँ पे वेक्टर a लिखोगे तो क्या लिखोगे a x i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z के कैप लिखते हो कि नहीं, लिखते हो, यही लिखते हो। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a लिखते हो तो क्या लिखते हो a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर। तो मेरे पास वेक्टर a था, मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की सॉरी डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से मैंने वेक्टर लिख दी।
ठीक है, और वेक्टर लिख दी तो इसका मैग्नीट्यूड है ऐसा, ये a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर यहां से ला दिया। नहीं, यहां मैंने वेक्टर a लिखा है और यहां स्मॉल a लिखा है, ये डायरेक्शन रेशियो है, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक, बढ़िया। तो ये आपका ये चला आया। ठीक, बढ़िया, जल्दी से लिखो, मैं मिटाऊं, मिटा दूं, इधर वाला तो मिटा सकता हूं। अच्छा, ठीक है, तो ये जल्दी से लिख लो कि ये नहीं तो ये भी मिटा दूंगा मैं, तो फिर आप कहोगे सर आपने मिटा दिया। तो यहाँ अब ये 7th क्वेश्चन, इस 7th क्वेश्चन क्या कह रहा, ये भी कुछ ऐसा ही है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल फाइंड थीटा। बस यही है, जैसा ये अभी लेके आए, यानी यहाँ कॉस अल्फा नहीं पूछा था, कॉस बीटा नहीं पूछा था, क्या पूछा था, कॉस गामा। नहीं, यहाँ पे देखो फिर वही है कि नहीं, कॉस यानी अल्फा की वैल्यू दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, गामा। नहीं, सीधी साफ सिंपल क्वेश्चन। नहीं, तो मैं यहाँ पे एक फिर से वही डायग्राम बना था। ठीक है, दिखाया मैंने एक्स वाई z, यहाँ मेरा कोई सा भी एक वेक्टर बना लिया मैंने। हाँ, ठीक है, लाइन है, आप ऐसे, ठीक। तो ये x से एंगल कितने बनाता, अल्फा, y से बीटा, z से गामा। ठीक, अल्फा की जगह क्या है 90 डिग्री, बीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, गामा की जगह पे क्या है थीटा। ठीक, मैं यहां आऊंगा, लिखूंगा गिवन, यहां सॉल्यूशन लिख देना, ये कितना का 7th का है। ठीक, मैं लिखूंगा गिवन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड गामा इक्वल टू थीटा। ठीक, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे therefore cos अल्फा इक्वल टू यानी L इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू cos 90 डिग्री, अब देखो ये 0 है, M इक्वल टू cos बीटा यानी cos 60 डिग्री, ये 1/2 होता, एंड ये N इक्वल टू cos थीटा है यानी cos गामा है, यहाँ पे गामा लिख दो, यानी दिया क्या है cos थीटा। ठीक, अब फिर से देखो आप वही फॉर्मूला यूज करोगे कि नाउ we know that L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 का स्क्वायर प्लस m की जगह पे 1/2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पे थीटा है, cos थीटा ये होल स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह पे थीटा नहीं, n स्क्वायर की जगह पे cos थीटा है। तो यहाँ पे क्या आया 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो दैट इम्प्लाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 1/4, ये आया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। आप यहाँ से लिख सकते हो थीटा यानी cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, यहाँ पे 3 है और नीचे 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया और वो रूट के अंदर ही है। ठीक, अब जरा देखो आपका cos थीटा प्लस माइनस आ रहा है और ये एंगल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल,
तो जब एक्यूट एंगल होगा तो कॉस थीटा निगेटिव नहीं होगा। आप लिखिए यहाँ पे, सिंस कॉस थीटा कैन नॉट बी नेगेटिव as theta is an acute angle, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, that imply cos theta equal to √3/2, that imply cos theta equal to cos 30 डिग्री, या फिर डिग्री में दिए थे तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा इक्वल टू, नहीं दिख रहा तो यहां लिख लो, कॉस थीटा मेरा क्या आया, ये 30 कॉस 30 डिग्री, दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी यही आंसर, ये आपका थीटा जो ये पूछे थे एक्यूट एंगल, तो ये थीटा कितना होगा, ये गामा थीटा के इक्वल है, तो ये थीटा कितनी होगी, 30 डिग्री। तो ये आपका 7th नंबर भी क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आप लिख लो, मैं इसे मिटाऊं, थोड़ी जल्दी लिख लो, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है? ठीक। अब आप जरा याद देखो, ये 8 नंबर क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये कहते हैं फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स हैविंग इट्स इनिशियल पॉइंट -1, 3, 5 एंड डायरेक्शन एंगल्स cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 2/3 एंड cos इनवर्स -2/3, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा ये क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। आपको जो दिया है नहीं, ये मैं अगर मान लूं कि लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू या इज ए बी, वेक्टर ए बी, ए से स्टार्ट हो रहा और बी पे टर्मिनेट हो रहा, तो यानी मेरा जो टर्मिनल पूछ रहे हैं कि फाइंड द टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आपके लिए रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो आप थोड़ी ध्यान देना, ठीक। ऐसे यहां मेरा ये पॉइंट ए है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या दी हुई है, -1, 3 एंड 5, ठीक है। मैंने लिखा -1, 3 एंड 5, जो ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट बी मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये टर्मिनल पॉइंट है, क्या है ये, टर्मिनल पॉइंट है, ध्यान रखना। मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया आर्बिट्ररी कि यहाँ पे कहीं यहाँ इसकी ओरिजिन है, तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0, 0, 0 मान ली मैंने, ठीक है। अब जरा देखो, मैं इसको ऐसे मिला सकता, और मैंने क्या लिखा, वेक्टर ए बी, यानी ए टू बी जाना है, तो मैंने ऐसे मिला ली। तो आप जरा देखना, ये मैं ऐसे मिलाऊं तो देखो, तो ये वेक्टर ट्रायंगल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट वेक्टर मैं मान लूं मैं ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा कि नहीं, होगा, ठीक। अभी आता हूं, द रिक्वायर्ड वेक्टर इज ए बी। अब मेरे पास गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ऐसे भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूं कितना है, -1, 3, 5,
देयरफॉर क्या लिखो, देयरफॉर फ्रॉम फिगर we have OA वेक्टर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, OA वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये जीरो ही हो जाएगा, वहां से -1 माइनस जीरो करूंगा तो -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं माइनस आई कैप, और यहां से 3 माइनस 0 तो +3 जे, 5 माइनस 0 तो ये क्या होगा 5 के कैप। इसमें दिक्कत है, चलो। और ये क्या दिया हुआ है, मैं वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड दी है, वेक्टर ए बी की। अब देखो यहां पे कह रहे हैं कि द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, ठीक है। तो वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, 6 यूनिट्स, ठीक है। परेशानी है, बोलो। ठीक, अब आप यहां मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और है, cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स -2/3। तो मैं लिखूंगा also given, ये गिवन लिखा है, गिवन डायरेक्शन एंगल्स, यानी अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना दिया है 1/3। तो आप थोड़े से इसे लिख लिया, ठीक है, इसे मिटाओ। अब जरा यहां देखो, यहां L इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा। तो मैं अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स L लिख सकता हूं। तो ये यही तो दिया हुआ है, ठीक। तो मैं यहां से क्या लिख सकता, L इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3 तो दिया है, ठीक है, आप चेक कर लो, ठीक। अब क्या दिया है दूसरा, बीटा इक्वल टू क्या दिया, कॉस इनवर्स 2/3। आप ऐसे ब्रैकेट्स में भी लिख सकते, नहीं तो ऐसे, ठीक है। दैट इम्प्लाई बीटा कॉस बीटा यानी m इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू 2/3 एंड गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स -2/3 दे रखा है, यानी n इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू -2/3 दे रखा है, ठीक है। इसमें कहीं परेशानी कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं जानता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता कि नाउ ए बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, जो अभी थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चंस में लिखा था, और यहां लिख सकता हूं L आई कैप प्लस M जे कैप प्लस N की कैप लिख सकता हूं। अब मेरे पास ये क्या आया, देखो यहाँ पे ए बी की मैग्नीट्यूड अभी कितनी दी है, यहाँ पे 6 यूनिट, तो मैंने 6 लिखी। यहाँ पे L आई कैप, तो L की वैल्यू क्या है 1/3 आई कैप प्लस M की वैल्यू क्या है 2/3। देखो यहाँ पे ध्यान से
L की वैल्यू मेरे पास यहाँ है, M की वैल्यू मेरे पास यहाँ है और N की वैल्यू मेरे पास यहाँ है। तो M की वैल्यू 2/3 j कैप प्लस N की वैल्यू -2/3 k कैप। ठीक है, आप 6 को अंदर ले जाओ, नहीं 6 को अंदर ले जाओ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2i कैप, ये फिर से 2 2 जा 4 प्लस 4j कैप, और ये यहाँ से जाएगा तो फिर से 2, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4k कैप। आ गया आपका प्यारा वेक्टर। चलो ए भी आ गया, वेक्टर ए भी आ गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट पूछ रहे हैं, तो आप वेक्टर ट्रायंगल से आराम से लेके आ सकते हैं। आपका आ गया ये ए बी वेक्टर, नहीं ठीक है, आप लिख दोगे यहां पे फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी, ये बीटा नहीं लिखा मैंने, बी लिखा, वी हैव, ठीक है, कितना होगा यहां से मैं लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, और मुझे क्या चाहिए ओ बी वेक्टर, तो टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा आपका। तो आप यहां से लिख सकते हो ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, तो मैंने यहां से रखा -i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप लिखा प्लस 5k कैप, ठीक है, और प्लस ये ए बी, तो ए बी क्या लाया हूं मैं, ए बी यहां लाया हूं 4i कैप प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब देख लो मैंने 4 गलती से बोल दी, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप लिख दिया है यहाँ पे। ओ बी इक्वल टू -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर यहाँ पे ओ ए की यहाँ है, नहीं, प्लस ए बी वेक्टर जो मैं यहाँ ले आया हूँ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब आप यहाँ पे इसकी एडिशन, कंपोनेंट फॉर्म की एडिशन, नहीं कंपोनेंट फॉर्म की एडिशन आपको बताया है, क्लासमेट को क्लासमेट के साथ रखोगे, अभी बताई थी, ए वेक्टर हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस जे है ये ए जेड के कैप, और यहाँ पे यहाँ ए वेक्टर था प्लस बी वेक्टर था, तो यहाँ पे बी प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो क्लासमेट को क्लासमेट के साथ रखे थे कि नहीं, सॉरी यहाँ पे, यहाँ ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, यही लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 आई कैप प्लस 3 और प्लस 4, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 जे कैप प्लस यहाँ पे 5 माइनस 4 के कैप। तो ये कितना आया, 2 से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 को नहीं लिखते, आप लिख लो ऐसे ब्रैकेट में 1 आई कैप, वैसे 1 को नहीं लिखते, ठीक है, प्लस माइनस रहता तो लिख देते, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस नहीं 5 माइनस 4 है, यहाँ 5 प्लस का, ठीक है, 1 के कैप। तो ये आ गया आपका आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया आपका ओ बी वेक्टर। तो टर्मिनल पॉइंट यानी बी की, बी पूछ रहे हैं, ये आया, आप लिख सकते हो यहाँ से, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू 1 7 और 1,
ठीक है, ये भी आप दोनों में से किसी कोई आंसर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, सिंपल क्वेश्चन से आपको आपकी कॉन्सेप्ट बूस्ट कर दी मैंने, ठीक है। आप आराम से जाओ और थोड़े अच्छे से रेस्ट करो, ठीक। उसके बाद एक बार में पहाड़ पे नहीं चढ़ते, हिमालय पर्वत नहीं लेके आते, ठीक है। आप आराम से पूरी थियरी समझो, जितनी मैंने थियरी कराई, कम थियरी नहीं कराई आपको, थियरी कराई कुछ ठीक ठाक ही थियरी कराई आपको, क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही करा दिए, नहीं ठीक। अब बहुत ज्यादा इनकी भी बॉडी में वाइब्रेशन हो गई है, ठीक है, ठीक। तो आप थोड़े आराम से जाओ, रिलैक्स हो, थोड़े देर आराम करो अच्छे से, जितने आपको लगे कि मेरी बॉडी टायर्ड नहीं है, अब मैं फिट हूं, अब मैं क्वेश्चन कर सकता, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रखो, इसकी कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक। इसको थोड़े लर्न करो, फॉर्मूला को लर्न करो, और फिर एकदम शांत होके आप आराम से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन फटाफट होंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन रेशियो बता दी, आपको डायरेक्शन कोसाइन बता दी, इनके फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बता दी। अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, ये बहुत सारे कह रहे सर जी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन और डॉट प्रोडक्ट की क्या हुआ, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उसके क्वेश्चन। तो आपको डॉट प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ठीक, बढ़िया। आप आराम से जाओ और थोड़ी आराम करना भी अच्छा है, आप करो। अब मैथ्स या फिजिक्स शांत होकर करने की जरूरत है आपको, ठीक है। आपके मैथ्स के भी वेक्टर्स के क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे 12th वालों के, और 11th वालों के भी फिजिक्स में जो भी वेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस है आपको आता है, वो सब कुछ हो जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।